जी नमस्कार। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा कर रहे थे और उस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस की स्थापना के बाद इस क्षेत्र में कांग्रेस के द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन की चर्चा हम लोग कर चुके थे। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना के विषय में भी अध्ययन हो चुका था। अब हम आते हैं गांधी के उदय के पूर्व और 1907 से लेकर 1920 के मध्य जो तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन में घटित होने वाली घटनाएं थी, उसके विषय में हम लोग एक नज़र उस पर डालते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट फेज वो भी था, वहाँ से भी हमारे कमीशन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आप दिमाग में रखने की कोशिश करिए। मैं आप क्रम से देखिए, मैं 1885 कांग्रेस की स्थापना, फिर कांग्रेस के दो धड़ों का उदय, एक उदारवादी एक उग्रवादी। उसी उदारवादी और उग्रवादी के दौर में ही स्वदेशी आंदोलन 1905 का, स्वदेशी आंदोलन के बाद उसी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। और फिर यहाँ तक हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इस पे अध्ययन किया था। अब जरा सोचिए 1907 से लेकर 1920 के मध्य जो घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए, आपके दिमाग में एक फीडिंग होनी चाहिए। अभी क्रांतिकारी आंदोलन हम इसको छोड़ दिए हैं। क्रांतिकारियों का जो दौर है, उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वाह किया था, उस पर चर्चा हम लोग नहीं की। अभी हम कांग्रेस को ही लेके चल रहे थे, ठीक है। तो अब 1907 से लेकर 1920 के बीच में 1920 के बीच में जो महत्वपूर्ण, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप दिमाग में फिट करिएगा कि ये फैक्ट हमारे दिमाग में रहने चाहिए। इसके बीच जो घटित होने वाली घटनाएं थी, एक तो पहला आप देखिएगा 1907 में कांग्रेस का विभाजन, दूसरी महत्वपूर्ण घटना 1909 की मार्ले मिंटो सुधार। इसी मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से। एक महत्वपूर्ण घटना ये हुआ। फिर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, ठीक। एक 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक। 1916 में आपके कांग्रेस और लीग समझौता, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है। कांग्रेस और लीग समझौता ही कह दीजिए, लीग समझौता। और इसी 1916 में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी गुटों का मिलन, ठीक। 1916 में दो चीजें घटित हुई थी। फिर 1917 में, अच्छा, इसी 1916 में आपको होम रूल
आंदोलन, ठीक। और 1917 में मॉन्टेस्क्यू घोषणा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपके गांधी जी के उदय के पूर्व की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब एक 1907 में कांग्रेस का विभाजन, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। दूसरा 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, 1911 का बंगाल विभाजन रद्द, 1914 का कामागाटा मारू प्रकरण, 1916 का कांग्रेस और लीग के मध्य समझौता, 1916 में ही होम रूल आंदोलन और 1917 में मॉन्टेस्क्यू घोषणा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड ये घोषणा होती है, ठीक है। इस मुद्दे पर आपको अध्ययन करना है, ठीक है। अब मैं एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूं। पहला आपका है 1907 का कांग्रेस का विभाजन। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर देखिए, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो मैंने आपको बताया था कि 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ था और 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ठीक। ये दो अधिवेशन कांग्रेस के हुए थे। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इसमें दादा भाई नौरोजी देखिए, कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष उसका सम्मेलन, चूंकि स्थापना उसका दिसंबर में हुआ था 28 दिसंबर को, इसलिए प्रतिवर्ष उसका सम्मेलन दिसंबर में आयोजित किया जाता था। कभी कभी विशेष सम्मेलन भी होता था, वो किसी अन्य मंथ में भी हो सकता था। तो आपको मैंने बताया था कि 1905 में बंगाल विभाजन, फिर 1905 में ही बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष बनाए गए थे और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें दादा भाई नौरोजी बनाए गए। कांग्रेस के 4 विषय थे बंगाल विभाजन के दौरान। एक आपका था स्वदेशी, ठीक, स्वशासन, ठीक, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 प्रस्ताव थे, स्वदेशी का, स्वशासन का, बहिष्कार का और राष्ट्रीय शिक्षा का। इन चारों प्रस्तावों को कांग्रेस जो है कलकत्ता अधिवेशन में रखी थी, उसको स्वीकार कराई थी। यानी कि कांग्रेस के मंच से ये चारों प्रस्ताव, स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में पास हो गया था, ठीक है। 1907 में क्या हुआ, जरा ध्यान रखिएगा इसको, कि 1907 में ये चारों प्रस्ताव के विषय पर, पहली बात तो यहाँ पर जो उदारवादी और उग्रवादी या नरम दल, गरम दल, 2 गुटों में जो कांग्रेस का विभाजन था, उन गुटों में से जो नरम दल था, ठीक, वह रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनवाना चाहता था। और जो गरम दल था, वो लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनवाना चाहता था। यह अधिवेशन 1907 का कहां पे हुआ, सूरत में, ठीक। देखिए, यह अधिवेशन पहले नागपुर में प्रस्तावित था,
लेकिन नागपुर में जो स्वागत कमेटी थी उसमें गरम दल के लोगों का वर्चस्व था। तो बड़ी चालाकी के साथ नरम दल के लोगों ने इस अधिवेशन को सूरत में ले जाना, मतलब क्रियान्वित कराना सुनिश्चित कर दिया था। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल चाहता था कि रासबिहारी बोस इसके अध्यक्ष बने और गरम दल चाहता था कि लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने। और मुद्दा क्या था, ये चारों प्रस्ताव, ठीक, ये जो थे, नरम दल चाहता था कि यह सिर्फ बंगाल में ही लागू हो, यह सिर्फ बंगाल में ही लागू हो। और गरम दल चाहता था, ये जो गरम दल था वो चाहता था कि इसको पूरे भारत में लागू किया जाए, पूरे भारत में। ठीक है, मुद्दा सिर्फ यही था कि चारों प्रस्ताव, स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, ये जो प्रस्ताव थे वो कहां पे लागू किया जाए। गरम दल चाहता था कि पूरे भारत में लागू किया जाए, बहिष्कार पूरे भारत में हो, स्वशासन का मुद्दा पूरे भारत में हो, ठीक है, स्वदेशी का मुद्दा पूरे भारत में हो, और नरम दल चाहता था कि इसे सिर्फ बंगाल में ही लागू किया जाए। ठीक है, इस मुद्दे पर फूट पड़ी और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों गुटों के बीच बहुत जबरदस्त झड़प हुई। और झड़प ऐसी थी कि दोनों के बीच में मध्य में हाथापाई भी हुई, मारपीट हुई, जूते चप्पल चले दोनों गुटों के बीच में। और यह अधिवेशन, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। सूरत के अधिवेशन में ये पहली बार विभाजन हुआ। बार बार क्वेश्चन पूछता है कमीशन कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो वह सूरत का अधिवेशन था 1907 में। मुद्दा कौन सा, नरम दल चाहते थे रासबिहारी घोष और गरम दल चाहते थे लाला लाजपत राय, और रासबिहारी घोष को ये अध्यक्ष बनवाने में सफल हो जाते। और यही सब बातें थी। और जब जूते चप्पल चले, मारपीट हुई, तो कांग्रेस विभाजित हो गया। और विभाजन के बाद कांग्रेस की इस गुट को, गरम दल को 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। 7 वर्ष के लिए निष्कासन, ठीक, कर दिया गया। और इस पूरे अधिवेशन में एक पत्रकार था, H.W. निवेंसन, नाम जरा सोचिए, H.W. निवेंसन, यह पत्रकार था जिसने पूरे सिनेरियो को, ठीक है, कैद किया। और इसने जो है इसमें पत्रकारिता की भूमिका निभाई थी। वह प्रत्यक्षदर्शी था सूरत के अधिवेशन का। जैसे 1857 के विद्रोह का जो पत्रकार था वो कौन था, रशल था, टाइम्स पत्रिका का संवाददाता रशल था। यहाँ कौन था, H.W. निवेंसन था, जो इस सूरत के अधिवेशन में मौजूद था। इसने पूरे वाकये को बाहर लाया, सबके सामने बताया पत्रकारिता के द्वारा। तो कभी अगर पूछा जाए तो इस अधिवेशन का पत्रकार कौन था, तो H.W. निवेंसन उसका नाम था। 7 वर्ष के लिए कांग्रेस का विभाजन, 7 वर्ष के लिए गरम दल के नेताओं को कांग्रेस से बहिष्कृत कर दिया गया। अब जरा सोचिए, ये घटना ये हुई और इसी के बाद कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को सब गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक को गिरफ्तार कर और उनको 1908 में गिरफ्तार किया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। ठीक है, तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई और उनको मांडले जेल में रखा गया। मांडले जेल रंगून में पड़ता है, बर्मा में, वहां पर रखा गया। पत्रकारिता के और किसमें, केसरी नामक
समाचार पत्र में अपने लेख के द्वारा लिखे गए लेख के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। मांडले जेल में इनको रखा गया था, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। कभी ये प्रश्न अगर आए कि पत्रकारिता के लिए गिरफ्तार होने वाला वह प्रथम नेता कौन था, तो वह नेता आपके कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, और यह इसी वर्ष ही नहीं गिरफ्तार हुए थे, इसके पहले 1897 में भी तिलक को गिरफ्तार किया गया था, और एक स्ट्रेची नामक जज ने इन्हें 18 माह की सजा सुनाई थी। यहाँ 18 माह की सजा हुई और फिर यहाँ 6 वर्ष की सजा तिलक को सुनाई गई थी। ठीक है, तो पत्रकारिता के लिए गिरफ्तार होने वाला प्रथम नेता कौन था? वह तिलक थे। ठीक है, यह 1907 की घटना थी, कांग्रेस का विभाजन, और 1908 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक को गिरफ्तार किया गया, लाला लाजपत राय को गिरफ्तार किया गया, विपिन चंद्र पाल गिरफ्तार हुए, अश्विनी कुमार दत्त गिरफ्तार, यानी कि जो महत्वपूर्ण नेता थे नरम दल के, वो सारे के सारे गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, अब इसी बीच जरा देखिए 1908 में ये हुआ। अब ये आंदोलन को, जो बंगाल विभाजन का आंदोलन था, थोड़ा सा धीमा पड़ गया। ठीक है, क्योंकि जो अनेक नेता थे वो गिरफ्तार हो गए थे, कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, और जो मुस्लिम लीग था वह सरकार के पाले में खेल रहा था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई थी। मुस्लिम लीग अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा, और उस प्रस्ताव पर उसने क्या कहा था, मुस्लिम लीग ने, कि हमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाए। ठीक है, और नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में हमको वरीयता प्रदान की जाए, विधान परिषदों में हमारे लिए सीट आरक्षित की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए एक आपका 1909 में भारत शासन अधिनियम यह 1909 में आया था। इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, मार्ले क्या था? उस समय भारत सचिव था, भारत सचिव। मिंटो क्या था? उस समय भारत का वायसराय था, भारत सचिव, यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद जब कंपनी का शासन समाप्त होता है, ब्रिटिश क्राउन का शासन आरंभ होता है, तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय किया जाता है, और भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए इंग्लैंड में एक भारत परिषद की स्थापना की जाती है, जिसमें 15 सदस्यीय भारत परिषद रहती है। उसका जो हेड रहता है वो भारत सचिव कहलाता था। ठीक है, वो भारत सचिव कौन था? मार्ले था। मिंटो का क्या था? वायसराय था भारत में। इसकी मांग चल रही थी, और इस सुधार अधिनियम में एक तो मुस्लिम लीग, ठीक है, किसकी? मुस्लिम लीग की मांग को, मुस्लिम लीग की मांग, और भारत के कांग्रेस के उदारवादियों की मांग, उदारवादियों की मांग को स्वीकार किया गया था कुछ हद तक। ठीक है, मिंटो कहता है कि हम भारत में एक ऐसे बीज बोने जा रहे हैं जिसकी फसल काफी कड़वी होगी, बहुत कड़वी होगी। ठीक है, और वह बीज क्या बोया था? भारत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए। ठीक, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। यह प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत के किस अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, अलॉट किया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या था?
कि जैसे आज के दौर में विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, उसी तरीके से, ठीक है, वहाँ के जो भारत की विधान परिषदें थी, ठीक है, उनमें मुसलमानों के लिए क्षेत्र आवंटित किया गया था। वह क्षेत्र क्या कहलाता था, कैसे कि जैसे कि जिस क्षेत्र को मुसलमान, मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूं, मान लीजिए अमृतसर का क्षेत्र है, अमृतसर का क्षेत्र, ठीक, विधान परिषद का क्षेत्र, यह मुसलमानों के लिए आवंटित कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का आशय था कि यहाँ पर पहली जो खड़े होंगे वो मुसलमान ही, विधान सदस्यता के लिए मुसलमान ही खड़े होंगे, और इनका चुनाव कौन करेगा इनका चुनाव मुसलमान ही करेंगे, उसमें वोटिंग का अधिकार किसी अन्य को नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था मुसलमानों के लिए कर दी गई। यह एक भयंकर, मतलब ऐसी व्यवस्था की गई कि जो हमारे 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के विभाजन का प्रमुख कारण ये बना था, यानी कि उसके बीज यहीं पर बोए गए थे। 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों को प्रदान करना, ये बात तो मान ली गई, ठीक है। और इसमें इस अधिनियम को बनाने में गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके विचारों को भी शामिल किया गया था। जो उदारवादी थे, इनके विचारों को भी इस अधिनियम में तवज्जो प्रदान की गई थी। एक तो मुसलमानों की मांग को किया गया था, एक भारत की कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी धड़ था उसके बातों को भी प्रश्रय दिया गया था, और इसमें मुख्यतः गोपाल कृष्ण गोखले की बातों को ध्यान में रखा गया था, ठीक है। प्रश्न आप यही ध्यान रखिएगा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए किस अधिनियम व्यवस्था की गई, 1909 के भारत शासन अधिनियम में। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था, इसमें व्यवस्था की गई, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1909 के बाद 1911 जो महत्वपूर्ण घटना होती है, में इंग्लैंड का सम्राट, मतलब जॉर्ज पंचम, यह इंग्लैंड का सम्राट बनता है, ठीक है। बनता तो 1910 में ही है, 1910 में ही इंग्लैंड का सम्राट बनता है। 1911 में जॉर्ज पंचम अपनी रानी मेरी के साथ भारत आगमन होता है उसका, भारत आगमन, ठीक। और बंगाल विभाजन की रद्द की मांग को और इसके प्रति लोगों के संघर्ष को देखते हुए इस बंगाल विभाजन की रद्द करने की घोषणा 1911 में की जाती है। वह 12 दिसंबर, डेट क्या है, 12 दिसंबर 1911 बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा ठीक है। क्या डेट है, 12 दिसंबर 1911। और यह विभाजन रद्द कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 1912 से लागू होगा, ठीक है।
और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना दी गई। अभी तक राजधानी कहाँ थी? अभी तक कलकत्ता ही राजधानी थी, पहली बार कहाँ आई? दिल्ली। राजधानी कोलकाता से कहाँ ट्रांसफर हो गई? दिल्ली ट्रांसफर हो गई। ठीक है। और इस विभाजन में जो रद्द किया गया, तो बंगाल में उस समय देखिए बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है। और असम को भी अलग कर दिया गया। 1874 की स्थिति में असम को लाया गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, और असम को भी 1874 की स्थिति में लाया गया, यानी कि वो भी बंगाल से अलग हो गया। यह 1911 की जो घोषणा हुई थी उस पे था, और इस घोषणा को लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 को। प्रश्न अगर आपका ये पूछे कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब हुई, तो वह 12 दिसंबर 1911। यह प्रश्न ये पूछे कि बंगाल विभाजन रद्द कब लागू किया गया, वह 1 अप्रैल 1912। ठीक है। और इसी बीच इतना ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 23 दिसंबर, इसी में जरा देखिएगा, 23 दिसंबर ठीक 1912 को, उस समय वायसराय हमारे यहाँ बदल जाते हैं। वायसराय क्या हो जाते हैं? मिंटू की जगह हार्डिंग हो जाते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत का वायसराय रहता है। जब वह राजधानी परिवर्तन होता है तो वह अपने लोगों के साथ, यूरोपियों के साथ दिल्ली में प्रवेश करता है। कब? 23 दिसंबर 1912 को। और उसी समय लॉर्ड हार्डिंग जो भारत का वायसराय रहता है, उसके ऊपर बम फेंका जाता है। ठीक। और वह बम फेंकने के दौरान वह चांदनी चौक पर बम फेंका जाता है और वह घायल हो जाता है। उसकी डेथ नहीं होती। ठीक है। लेकिन वह घायल हो जाता है और रास बिहारी बोस इस पे बम फेंकते हैं। ठीक। इसीलिए इसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैं जब क्रांतिकारी आंदोलन आएगा ना, तब मैं इसको इसमें इकट्ठा पढ़ाऊंगा आपको। तो ये घटना 23 दिसंबर 1912 को होती है। अब जरा देखिए आगे। इसको अब थोड़ा सा आप लोग डेट को जरूर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। प्रशांत जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? प्रशांत जी। सर स्क्रीन धुंधली हो गई है। अच्छा, धुंधली हो गई? जी सर। जी सर। दिखाई नहीं दे रहा? अभिलाषा जी, दिखाई दे रहा है कि नहीं? सर ब्लर है, वो बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। हम तो सुन के लिखे हैं, हमको लगा काफी देर से वो ब्लर हो गया था। सर काफी देर से ब्लर है। अच्छा, ब्लर है। मैंने जो आपको बताया उससे सुन के लिख लिए। हमें लग रहा है ना वाईफाई का कनेक्शन वो हो गया थोड़ा। देखिए, क्योंकि नेटवर्क ही इशू होगा, क्योंकि कैमरा तो अपनी जगह पे ही होगा ना वो तो। जी जी, कैमरा तो ठीक है, अपनी जगह पे ही था। हाँ देखिए, अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है थोड़ा। अच्छा अच्छा जी सर सुन के लिख रहे हैं। हाँ, लिख लीजिएगा। जितनी बातें मैंने कही वो समझ में आ गई ना? जी सर। चलिए,
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्रम वाइज एक एक क्षण पर 1912 की घटना ये हो गई। 1913 ये ध्यान रखिएगा, 1913 भारतीय राजनीति में जिन्ना का पदार्पण होता है। जिन्ना जो है 1913 में भारतीय राजनीति में आते हैं और शामिल होते हैं मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, ठीक है। इसी बीच ये जब शामिल होते हैं, इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित होती है 1914, ठीक, 3 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध 3 अगस्त 1914 से शुरू होता है, ठीक है। और यह विश्व युद्ध कब तक चलता है? 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक। इसमें एक तरफ यूरोप के कुछ देश रहते हैं, दूसरी तरफ यूरोप और एशिया के भी देश रहते हैं। जरा देखिए कि एक तरफ जो इस विश्व युद्ध में रहता है, एक तरफ रहता है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और तुर्की, यह एक पक्ष होता है, ठीक है। 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। एक तरफ कौन रहता है? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और तुर्की। और दूसरी तरफ कौन रहता है? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, बाद में इसमें अमेरिका भी शामिल होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच जब युद्ध होता है प्रथम विश्व युद्ध में, तो इंग्लैंड जो है तुर्की पर अधिकार कर उसे विभाजित कर देता, ठीक है। और जब तुर्की पर आक्रमण होता है, तो तुर्की चूंकि एक मुस्लिम बाहुल्य देश, मुस्लिम देश था, तो तुर्की पर जब आक्रमण होता है तो भारत के मुसलमान तिलमिला जाते हैं, ठीक है। और जो अभी तक वो अंग्रेजों के पिछलग्गू बने हुए थे, उनकी चाटुकारिता करते आ रहे थे, यहां से उनका रुख बदल जाता है। 1914 से उनका रुख परिवर्तित हो जाता है और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुर में सुर मिलाना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक। अब कांग्रेस की मांग उस समय क्या थी? स्वशासन की मांग थी, ठीक है। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग थी, स्वतंत्रता की मांग नहीं थी। आप स्वशासन और स्वतंत्रता में अंतर ये समझिएगा। तो आपको जब ये मुसलमान क्या है, अब इनका मोह भंग होता है अंग्रेजों की तरफ से और ये कांग्रेस की तरफ झुकाव इनका शुरू हो जाता है, ठीक। और 1914 से ही यह अंग्रेजों का समर्थन छोड़कर कांग्रेस के साथ इसकी मांगों पर विचार करने लगते हैं और यह औपनिवेशिक स्वशासन, औपनिवेशिक स्वशासन की मांग जो कांग्रेस की थी वो करने लगते हैं मुस्लिम लीग, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा कि स्वशासन क्या है और स्वराज क्या है और स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक है स्वशासन, इसको कहा जाता है औपनिवेशिक, ठीक, स्वशासन या स्वराज। स्वशासन का मतलब यह था कि भारत में जो शासन हो, व्यवस्था हो,
वो भारतीयों के द्वारा किया जाए। यद्यपि हम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करेंगे, लेकिन शासन जो है वह भारतीयों के द्वारा संचालित किया जाए, या औपनिवेशिक स्वशासन का अर्थ। ठीक है। स्वराज का अर्थ है कि अपना राज, अपना, यानी कि औपनिवेशिक शासन के इतर, मतलब पूर्णतः औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना, यह क्या था? स्वराज था। और यही स्वतंत्रता का पर्याय था। ठीक है। अगर स्वराज कहा जाए और स्वतंत्रता कहा जाए तो ये बात होती है, और औपनिवेशिक स्वशासन कहा जाए तो इसका मतलब कि हम अंग्रेजों के आधिपत्य को स्वीकार करते हुए शासन व्यवस्था में पूर्णता भागीदारी हमारी होनी चाहिए। ठीक है। ये औपनिवेशिक स्वशासन की मांग इनकी थी और इसका समर्थन इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, चूंकि तुर्की पर अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने उस पर आक्रमण कर दिया था, उसको विभाजित किया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पास आना शुरू कर देते हैं। ठीक है। मुस्लिम लीग भी अपने मंच में 1913 में उसका कराची में अधिवेशन होता है, उसमें भी इस बात की वो करती है कि अंग्रेजों के समर्थन ना किया जाए, इस बात को प्रमुखता के साथ स्वीकार करती है। और उसके बाद 1916 एक घटना घटित होती है 1916 में। इसमें दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। एक कार्य होता है लखनऊ में अधिवेशन, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक। इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, इस अध्यक्ष का नाम जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष की बात हमेशा। इसमें दो महत्वपूर्ण घटना क्या हुई, एक तो उदारवादी और उग्रवादी, ठीक है, जिसको कहा जाता था नरम दल और गरम दल। ठीक है। नरम दल और गरम दल, इन दोनों के बीच समझौता हो जाता है जब 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में, सूरत के अधिवेशन में नरम दल को, गरम दल को मतलब निष्कासित कर दिया जाता है। तो वह मिलते कब है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। दोनों के बीच समझौता हो जाता है। इन समझौता करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तिलक और प्लस एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट। अब तिलक को मांडले जेल से, चूंकि 6 वर्ष का कारावास हुआ था उनको, और इनको रिहा कर दिया जाता है। तिलक 1914 में रिहा हो जाते हैं और उनका भी मन रहता है कि अब कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का उनकी इच्छा रहती है। और इसमें जो है तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसके? उदारवादी या उग्रवादी या नरम दल और गरम दल के बीच मेल मिलाप करने में। ठीक। एक घटना ये होती है। दूसरा ये होता है इस अधिवेशन में लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता। ठीक। और इस समझौता को कराने में तिलक और जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तिलक प्लस मोहम्मद अली जिन्ना। इसको एकदम दिमाग में क्लियर पिक्चर आप करिएगा कि कभी नरम दल गरम दल के बीच समझौता की बात आए तो तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका थी, और कांग्रेस और लीग के बीच जो समझौता हुआ था उसमें तिलक और जिन्ना की भूमिका थी। ठीक। दोनों को पास। इस समझौते को क्या कहा जाता था? लखनऊ पैक्ट के नाम से। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक। इसमें दो जो प्रस्ताव हुए, लीग ने 19 सूत्री प्रस्ताव
ठीक है, सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया था। 19 बिंदुओं का एक प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने पेश किया था जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया था। उसमें जो महत्वपूर्ण थे, दो बात महत्वपूर्ण इसमें थी। कौन कौन सी? कि लीग की तरफ से कांग्रेस का जो स्वशासन वाला प्रस्ताव था, मतलब जो विचार था, उसको लीग ने स्वीकार कर लिया, ठीक। और पृथक निर्वाचन क्षेत्र वाला जो प्रस्ताव था उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, ठीक। यह एक बहुत बड़ी भूल साबित होती है। यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार कर लेना, पार्लियामेंटो अधिनियम में तो व्यवस्था की गई, लेकिन कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लेना एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। और अंत में यही हमारे यहाँ सांप्रदायिकता के उदय का प्रमुख कारण हुआ, और बाद में विभाजन का भी मुख्य कारण यही बना, जो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तो लखनऊ पैक्ट में ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हुई थी। अब अगर इससे प्रश्न जो बनते हैं वो प्रश्न यही होते हैं कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिकाचरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन में मुख्य बातें क्या थी? लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट। इसमें कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन की बात स्वीकार कर ली और लीग ने स्वशासन की बात, जो कांग्रेस की मांग थी, उसको स्वीकार कर लिया, ठीक। इसके बाद गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता। इन दोनों समझौतों के बीच में भूमिका किसकी थी? लीग और कांग्रेस के बीच समझौता में तिलक और जिन्ना की भूमिका थी, और गरम दल और नरम दल के बीच जो मेल मिलाप हुआ उसमें तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका थी, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब लखनऊ पैक्ट के दौरान इस सन में 1916 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन और होता है, 1916, ठीक। इस आंदोलन का नाम है होम रूल आंदोलन, ठीक। देखिए, होम रूल आंदोलन को स्वशासन आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक। यह आंदोलन भारत में, इस आंदोलन को प्रारंभ करने में दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वशासन आंदोलन, जो होम रूल लीग की स्थापना की गई, वह दो लोगों के द्वारा की गई। एक अप्रैल 1916, ठीक, या 28 अप्रैल 1916, यह होम रूल लीग की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तिलक के द्वारा। कहां पर? पूना में, ठीक। यह होम रूल 28 अप्रैल 1916 को स्थापित हुआ है, और एक होम रूल आपका सितंबर 1916 को हुआ, यह एनी बेसेंट के द्वारा, होम रूल लीग, ठीक। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक। जो तिलक का होम रूल लीग था, उस होम रूल लीग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, पूना में स्थापित हुआ था, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे, और इसके जो सचिव बनाए गए थे वह एनसी केलकर, यह इसके सचिव बनाए गए थे, ठीक है।
तिलक के होम रूल का जो क्षेत्र था वह क्षेत्र कहाँ था? महाराष्ट्र। और इसमें मुंबई को छोड़कर, मुंबई में नहीं था, मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार, यह तिलक के होम रूल लीग का क्षेत्र था। देखिए ये सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसमें एक भी चीज दिमाग से ओझल ना हो, न एक सन की, न कोई तारीख, न कोई और चीज, न क्षेत्र। होम रूल लीग, 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई, एक तिलक के द्वारा, एक एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक की होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 को स्थापित हुई। एनी बेसेंट की होम रूल लीग 19 सितंबर 1916 में स्थापित। तिलक के होम रूल के जो अध्यक्ष थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे और सचिव एनसी केलकर थे। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर, मुंबई में नहीं था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार। और एनी बेसेंट के होम रूल का जो कार्य क्षेत्र था वो शेष भारत, शेष, ठीक। इस होम रूल लीग में जवाहरलाल नेहरू और आपके जो महत्वपूर्ण उस समय के नेता थे वो इस तिलक वाले एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग में शामिल थे। इस होम रूल लीग की विशेषता ये थी कि 3 लोग, 3 सदस्य, ठीक, कहीं भी एक लीग की स्थापना, मिलकर एक लीग की स्थापना कर सकते थे। इस लीग की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ थी? मद्रास में थी, ठीक। मद्रास में तिलक के होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ स्थापित थी? मद्रास में स्थापित थी। और इसका मद्रास में तो थी सर्वाधिक शाखाएं, लेकिन इसका प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रांत में अधिक था। उत्तर प्रदेश, पंजाब में अधिक था, ठीक है। और ये होम रूल, आयरलैंड में एक होम रूल आंदोलन चल रहा था, उसको रेमब्रैंड के अध्यक्षता में वहां पे आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चल रहा था। उसी के आधार पर भारत में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव दिया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या था कि उस समय तत्कालीन जो आंदोलन थे, जो कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे थे आंदोलन थे, वो चूंकि सारे नेता प्रभावहीनता की स्थिति में आ गए थे और कांग्रेस और 2 भागों में विभक्त हो गया था, तो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति राष्ट्रीय परिक्षेत्र में नेताओं की नहीं रह गई थी। इसलिए लोगों में राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण और अपने शासन व्यवस्था को भारतीयों में उस शासन व्यवस्था को पहुंचाने का, जानने का इन्होंने कार्यक्रम इस होम रूल लीग के माध्यम से सुझाने का प्रयत्न किया था जनमानस को, ठीक है। और इसमें वो काफी सफल भी हुए थे। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब तिलक मांडले जेल से रिहा होते हैं, ठीक है, तो मांडले जेल से रिहा होने के बाद इस फिरोज शाह मेहता जो उदारवादी थे, उदारवादी कौन थे? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, वह तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन या एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन के विरुद्ध थे। लेकिन 1915 में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाती है, मेहता की मृत्यु हो जाती है।
तो वह तिलक को कांग्रेस की सदस्यता देने का जो महत्वपूर्ण बाधा था वो समाप्त हो गया था, और आपके होम रूल आंदोलन जो शुरू करने का विचार था उसकी बाधा भी समाप्त हो गई थी फिरोज शाह मेहता की मृत्यु के बाद। ठीक है, यह थोड़ा सा फैक्ट आप दिमाग में रख के चलिएगा। अब होम रूल आंदोलन के दौरान चूंकि पुनः ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन से भारतीय जो जनमानस राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित हुआ था, उद्वेलित हुआ था, उससे ब्रिटिश सरकार पुनः हिल गई थी। ठीक है, इसलिए इसने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। प्रयास के दौरान इसने क्या किया कि जो महत्वपूर्ण नेता थे उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब तिलक यानी बेसेंट को इसने गिरफ्तार कर लिया, यानी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, और एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। नाइट यानी कि सर। देखिए, सुब्रमण्यम अय्यर उस समय भारत की जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसके सदस्य थे, और इनको नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, और इस नाइट की उपाधि को एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में इस नाइट या सर की उपाधि को इन्होंने लौटाने का कार्य किया था। ठीक है, इसी बीच मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेस्क्यू कौन था उस समय? भारत सचिव था, और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। इसकी घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, 1917 को इसकी घोषणा होती है, और इस घोषणा में इसने स्वीकार किया कि भारत में अंग्रेजी शासन का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि भारतीयों को क्रमशः स्वशासन प्रदान किया जाए, और उसकी संस्थाओं को स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भारत के जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें भारतीयों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। यह घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917। इसी घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, और तिलक का जो होम रूल आंदोलन था, तिलक को चूंकि वेलेंटाइन चिरोल, ठीक, इनके द्वारा, ठीक है, तिलक ने एक मानहानि का मुकदमा इनके ऊपर दायर किया था, और इस मुकदमों की सुनवाई के लिए तिलक को इंग्लैंड जाना पड़ा था। कब? 1917 में। और जब वेलेंटाइन चिरोल के मुकदमे, जो मानहानि का मुकदमा था, उसकी सुनवाई के लिए तिलक इंग्लैंड चले गए, तो तिलक की होम रूल यहीं पर उसकी गति धीमी हो गई, और वह भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। और इधर क्या हुआ था कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा के बाद 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट ने भी अपने होम रूल आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ होम रूल आंदोलन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं वो यही उठता है कि होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने किया, कब किया, उसका क्षेत्र क्या है। तो होम रूल आंदोलन तिलक ने किया। ठीक, लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया। तिलक के लीग का क्षेत्र महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था, और शेष भागों में एनी बेसेंट की लीग का क्षेत्र था। ठीक है, इन दोनों नेताओं ने भारत में स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए थे। 1917 में
1917 में वैलेंटाइन शिरोल के ऊपर मानहानि के मुकदमे को देखने के लिए तिलक को इंग्लैंड जाना पड़ा, इसलिए यह तिलक की होम रूल का प्रभाव कम हो गया। और 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को स्थगित कर दिया। एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने अपनी नाइट की या सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो वह व्यक्ति कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर थे, जिन्होंने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है। और महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स उस समय थे कि जिन्होंने होम रूल आंदोलन को या होम रूल लीग का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस समय 1914 से लेकर 1918 तक विश्व युद्ध चल रहा था और उस विश्व युद्ध में गांधी को क्या कहा जाता था? अंग्रेजों का साथ उन्होंने दिया था और अंग्रेजों के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए वो गांव-गांव में उन्होंने दौरा भी किया था। ठीक है, इसीलिए अंग्रेजों का कहा जाता था कि एक तरीके से गांधी जी ने अंग्रेजों का महत्वपूर्ण समर्थन प्रथम विश्व युद्ध में किया था, इसीलिए लीग का समर्थन महात्मा गांधी ने नहीं किया। ठीक है, तो यह प्रमुख बातें हुई। इसके बाद लीग के बाद एक 1914 में एक घटना और होती है। ठीक है, उस प्रकरण का नाम है 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू, ठीक, यह एक जहाज का नाम है, जहाज का नाम। ठीक है, इस प्रकरण को थोड़ा सा देख लीजिए आप। कनाडा, ठीक है, कनाडा, उसकी राजधानी क्या थी? वैंकूवर। कनाडा सरकार ने एक रूल लगाया था कि हमारे यहाँ उन्हीं जहाजों का प्रवेश दिया जाएगा जो सीधे भारत से आए हो, सीधे भारत से आए हो। ठीक है, उस समय कोई ऐसा जहाज नहीं था या कोई ऐसा मार्ग नहीं था कि जो भारत से डायरेक्ट कनाडा की तरफ जाता हो या बिना रुके हुए। कनाडा सरकार ने यह नियम लगाया था कि हमारे वहां उन्हीं जहाजों को प्रवेश दिया जाएगा जो डायरेक्ट भारत से आए हो, किसी जगह वो रुके ना हो। ठीक है, यह घटना क्या हुआ था 1914 में। 1913 में वहां की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी थी कि जो डायरेक्ट भारत से नहीं आए थे। ठीक है, इससे उत्साहित होकर एक गुरदत्त, ठीक, नामक व्यक्ति, वो कहाँ का रहने वाला था? सिंगापुर का था, सिंगापुर का। ठीक है, उसने जो है एक जहाज कामागाटा मारू, यह जापानी जहाज था, इसको किराए पे लिया और 376 भारतीयों को इस जहाज पर बैठाकर डायरेक्ट मतलब कनाडा की ओर अग्रसर हुआ। कनाडा जब तट पर पहुंचता है, गुरदत्त सिंगापुर का रहने वाला कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को किराए पर लेकर 376 भारतीयों को लेकर वह कनाडा की तरफ रवाना होता है। क्योंकि डायरेक्ट कनाडा नहीं जाया जा सकता था, बीच में कहीं न कहीं एक स्टॉपेज लेना पड़ता था। वहां जाने के बाद इन 376 जो यात्री थे, कनाडा की सरकार ने वहां उतरने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पहले 35 भारतीयों को वहां के हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जाने की इजाजत दे दी थी। इसी से उत्साहित होकर ये कार्य किए थे। जब मना कर दिया, काफी जद्दोजहद के बाद, ठीक है, इनकी बातों को रखने के लिए एक
भारतीयों के एक दल ने शोर कमेटी का गठन किया था। शोर कमेटी का गठन। इस शोर कमेटी में सोहनलाल पाठक और हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, इन्होंने जो है इस कमेटी के गठन के बाद इन भारतीयों को कनाडा जाने के लिए काफी वकालत की थी। शोर कमेटी के गठन के बाद उसमें कौन कौन शामिल थे? सोहनलाल पाठक, हुसैन रहीम और बलवंत सिंह। लेकिन सरकार सहमत नहीं हुई और इस जहाज को लेकर पुनः उसको कलकत्ता आना पड़ा। ठीक, जब कलकत्ता की तरफ चलता है तो कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर जब पहुंचता है या लेकर, तो यहाँ पर अंग्रेज पुलिस के बीच मुठभेड़ होता है या ठीक है, यहाँ पर एक विद्रोह होता है और उस विद्रोह के दौरान 18 यात्री मारे जाते हैं और 202 यात्रियों को कैद कर लिया जाता है। इस पूरे प्रकरण को कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह 1914 की घटना है। गुरदत्त नामक व्यापारी सिंगापुर का रहने वाला था। कामागाटा मारू नामक जहाज जापानी था। किराए पर लेकर वह कनाडा जाता है, लेकिन वहां की सरकार उसे मना कर देती है यात्रियों को उतरने से। 376 यात्री उसमें शामिल थे। उनकी बातों के समर्थन के लिए शोर कमेटी का गठन हुआ। उस शोर कमेटी में सोहनलाल पाठक, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह शामिल होते हैं, लेकिन इनकी बात को वहां की सरकार स्वीकार नहीं करती है और पुनः इस जहाज को भारत की तरफ रवाना कर देती है। और भारत की तरफ जब रवाना होती है तो कलकत्ता नामक की बजबज नामक बंदरगाह पर यह जहाज आता है और जहां पर यहाँ आक्रोश यात्रियों के बीच होता है और यहाँ फिर मुठभेड़ एक होती है पुलिस और यात्रियों के बीच में, यहाँ के सैनिक और यात्रियों के बीच में, जिसमें 18 यात्री मारे जाते हैं और 220 यात्रियों को कैद कर लिया जाता है। तो आज की जो बातें थी, हमने 1907 से लेकर 1917 तक जो बातें थी, इस बात की हमने चर्चा किया राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। अब यहीं से आपकी गांधी युग का प्रारंभ होता। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ी सी और इसमें मैं शामिल कर लेता हूं, आगे हम गांधी युग में ना शामिल करके। जब 1917 ठीक, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में भारतीयों को स्वशासन की बात स्वीकार कर ली जाती है। इस बात को हमारे यहाँ के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग थे और उसमें इनोवेशन शामिल थी, इस सब का इन्होंने बड़ा समर्थन किया था। ठीक है, कि हम स्वशासन की, औपनिवेशिक स्वशासन की मांग कर रहे हैं और इस रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार कर ली गई। ठीक है, तो 1918 जो कि यह, अच्छा, इसी पर भारत सरकार अधिनियम 1919 बना। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसी रिपोर्ट के आधार पर बना और इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की बात स्वीकार की गई। द्वैध शासन की बात स्वीकार की गई। देखिए, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, एक प्रांतों में और एक केंद्र में। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन स्वीकार किया गया, मैं द्वैध शासन समझाऊंगा फिर। और फिर 1935 का जो अधिनियम है उसमें केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट रहा। तो जब इस बात को
स्वशासन की बात को स्वीकार किया गया, तो 1918 में एक अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया, ठीक है। और वह अधिवेशन, विशेष अधिवेशन कब था? 28, ध्यान रखिएगा, 28 से 31 अगस्त के बीच में, 28 से 31 अगस्त 1918, ठीक। यह अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया। अब देखिए अधिवेशन कहां पर होता था पहले? वह दिसंबर में होता था, लेकिन यह विशेष अधिवेशन था, इसलिए कलकत्ता में बुलाया गया। लेकिन इसके पहले ही जो भारत के उदारवादी नेता थे उस समय, ठीक है, वह इस मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के जो प्रस्ताव था उससे सहमत नहीं थे, ठीक है। जब सहमत नहीं थे तो उन्होंने क्या किया? उदारवादी नेता 17 अगस्त 1918 को, ठीक, कलकत्ता में ही अपने दल का एक बैठक बुला ली, ठीक। और उसमें यह कहा गया, अब देखिए 28 से 31 अगस्त के बीच में वो बैठक बुलाई गई थी। उदारवादी क्या किए? 17 अगस्त को ही कलकत्ता में बैठक बुला ली और यह कहा गया कि हम इस अधिवेशन में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। और फिर इसी उदारवादी ने नवंबर में मुंबई में बैठक की और कांग्रेस का एक दूसरा विभाजन कर दिया, ठीक है। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कर दिया इस मुद्दे पर कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हम स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। और यहां कांग्रेस विभाजित हो गई, पुनः विभाजित। और इस उदारवादी नेताओं में जो प्रमुख थे वो कौन कौन थे? एक आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक, और दूसरे आपके अंबिका चरण मजूमदार, तीसरे आपके दिनशा वाचा, ठीक, और चौथे आपके भूपेंद्र नाथ बसु। इन लोगों ने क्या किया? एक अलग दल बना लिया और उसको अखिल भारतीय उदारवादी संघ नाम दिया, ठीक है। जब कभी पूछा जाए कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ, तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ। इस विभाजन को किया किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अंबिका चरण मजूमदार, दिनशा वाचा और भूपेंद्र नाथ बसु। इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ, इसी को ऑल इंडिया फेडरल एसोसिएशन नाम दिया गया, ठीक है। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो ऑल इंडिया फेडरल एसोसिएशन कहा गया। इसकी स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अंबिका चरण मजूमदार, दिनशा वाचा और भूपेंद्र नाथ बसु ने। किसके विरोध में? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के विरोध में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद कांग्रेस का जो नियमित अधिवेशन होता था वह 1918 में ही, कब? दिसंबर 1918 में क्या हुआ? दिल्ली में, ठीक, आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता तिलक को दी गई थी, लेकिन तिलक के न रहने पर मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 1918 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए, एक अगस्त में हुआ कलकत्ता में और एक दिसंबर में हुआ दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? मदन मोहन मालवीय। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल से मेरा गांधीवादी युग शुरू होगा, ठीक है। गांधी के नेतृत्व में
चलने वाले प्रमुख आंदोलन जो थे, और हम लोग अब नज़दीक पहुंच रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होने के। तो गांधीवादी युग शुरू होगा, उसके बाद हम लोगों के थोड़ा सा समाजवादी, साम्यवादी और क्रांतिकारी आंदोलन, इसको पढ़ने के बाद हम लोग सुभाष चंद्र बोस को समाप्त करके फिर 1947 को भारत विभाजन और भारत की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस महत्वपूर्ण तथ्य को, जितने फैक्ट मैंने बताए उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और जो ना समझ में आए फिर चर्चाएं करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।